पेटल्स ऑफ रीइंकार्नेशन के एपिसोड 2 की शुरुआत सेंजी टोया से होती है, जिसे नोएमिन जगाती है सुबह सुबह और उसका मजाक उड़ाती है कि ये क्या, टैलेंट हासिल करने के बाद भी वो सारी रात जाकर पढ़ाई करता रहा। इसी के साथ नोएमिन आज के टास्क से पहले उसे एक जगह रुकने को बोलती है। पहले वो सेंजी को एक जापानीज डोजो में भेजती है जहाँ हाइतो सो रही होती है। यहाँ नोएमिन हाइतो की भी बेइज्जती करती है कि तुम्हें मुसाशी जैसे लेजेंडरी बिल्डर का टैलेंट मिला है और तुम गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। हाइतो का ऐसा रहन सहन मुसाशी के नाम पर एक धब्बा है, अकॉर्डिंग टू नोएमिन। हाइतो माइंड नहीं करती और एक्सप्लेन करती है कि वो सारी रात ट्रेनिंग कर रही थी, इसलिए अभी सो रही थी। अब नोएमिन उसकी बेइज्जती करने के बाद उन्हें जंगल में भेजती है जहाँ उन्हें एक किलर क्लाउन का खात्मा करना है, क्योंकि उसने अपना टैलेंट जागृत करने के बाद छोटे बच्चों को बेकाबू फुसलाकर उनका कत्ल करना शुरू कर दिया है, यानी कि वो एक इवल रिटर्नर बन चुका है। हाइतो और सेंजी जो ही क्लाउन की टेरिटोरी में जाते हैं, हाइतो अपना टैलेंट जागृत करके एक ही तलवार के वार से किलर क्लाउन को 2 हिस्सों में काट देती है। नोएमिन देखकर खुश नहीं होती और हाइतो को ऑर्डर करती है कि नेक्स्ट टाइम सेंजी को भी लड़ने का मौका दे। जब वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, हमें जंगल में कुछ कॉम्बैट सोल्जर्स नजर आते हैं जो कि किलर क्लाउन को ओरिजिनली मारने आए थे। सिंस किलर क्लाउन का हाथमा हाइतो ने काट दिया है, इसलिए उन सोल्जर्स का ध्यान सेंजी और हाइतो की तरफ हो जाता है और उनके सुपीरियर्स उन्हें ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों पर नजर बनाए रखें। उसी रात हाइतो एक और इवल रिटर्नर को खत्म करने जाती है। उसके साथ नोएमिन के ग्रुप मेंबर्स आइंस्टाइन और न्यूटन भी होते हैं। आइंस्टाइन और न्यूटन अपनी अपनी पावर्स कंपेयर करते हैं। जहाँ न्यूटन एपल्स ऑफ ग्रेविटी का टैलेंट रखता है, आइंस्टाइन स्पेशियल ट्रांसलोकेशन का टैलेंट रखती है। न्यूटन एप्पल्स के साथ इवल रिटर्नर पर ग्रेविटी का वजन बढ़ा देता है, जिससे वो ग्रेविटी और जमीन के बीच कुचलना शुरू हो जाता है, जबकि आइंस्टाइन उसी रिटर्नर के पीछे पोर्टल खोलती है और उसका बाजू पकड़कर पोर्टल बंद कर देती है। जब वो पोर्टल के थ्रू वापस न्यूटन के पास पहुंचती है तो उस रिटर्नर की बाजू आइंस्टाइन के हाथ में होती है कटी हुई। दूसरी तरफ नोएमिन के ग्रुप का एक और बंदा सामने आता है इवल रिटर्नर के। उसका नाम हिरोशी फुनासाका है। इवल रिटर्नर अपनी कैंची से उसका मुंह छील देता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर अचानक से पीछे से उसे कोई गोली मारता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम डर जाता है हिरोशी को देख के, जो कि अब एक स्केलेटन फॉर्म में आ चुका है। दरअसल हिरोशी ने भी अपना टैलेंट जागृत कर रखा है और वो अपने आप को रीजेनरेट कर सकता है, यानी उसे जितना भी मारो वो दोबारा ठीक हो जाता है। यहाँ नोएमिन पूरी आर्मी भेजती है अपनी, जो कि उस इवल रिटर्नर को पकड़ लेते हैं। हाइतो भी उन्हीं के साथ आ जाती है। यहाँ हमें फाइनली नोएमिन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलता है। हमें पता चलता है कि ये लोग अपने आप को फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट्स बोलते हैं और इनका काम है इवल रिटर्नर्स को एलिमिनेट करना। इवल रिटर्नर्स को ये लोग रोग रिटर्नर्स और सिनर्स भी बोलते हैं। अब सेंजी भी हाइतो की वजह से फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट ही कहलाया जाता है। अब सीन्स नोएमिन के हेडक्वार्टर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें उनकी सबसे बढ़िया मेंबर नाइटिंगेल इंट्रोड्यूस कराई जाती है, जिसका टैलेंट एंजेलिक हीलिंग होता है, यानी वो किसी को भी हील कर सकती है। अब वो हिरोशी को जुबान से चाट कर उसे हील कर देती है। दूसरी तरफ सेंजी वहाँ बैठा मॉनिटर्स की वायरिंग सेट कर रहा होता है। हाइतो से पूछती है कि वो आज उनके साथ मिशन पर क्यों नहीं आया, तो वो उतरी है आवाज में बोलता है कि उसे यही छोटे मोटे काम करने में ज्यादा बेहतरी लगती है। वहीं नोएमिन और न्यूटन भी आ जाते हैं, जो कि सेंजी की तारीफ करते हैं क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स के कामों में उनका काफी हाथ बिटाता है। नोएमिन एक व्हील चेयर बाउंड बंदी है, इसलिए वो खुद मिशन पर नहीं जा सकती, लिहाजा वो मॉनिटर स्क्रीन के थ्रू अपने सब मेंबर्स पर अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर से बैठे नजर रखती है और उन्हें लीड करती है। यहाँ आइंस्टाइन अचानक से आकर सेंजी के खिलाफ बातें करना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि सेंजी इवल बन जाएगा आफ्टर द टैलेंट ही हैज पोजेस्ड, सिंस वो दूसरे लोगों का टैलेंट चोरी कर सकता है अपने टैलेंट से। नोएमिन आइंस्टाइन को करेक्ट करती है, ये बोलते हुए कि जो बंदा अपनी पास्ट लाइफ का टैलेंट जागृत करता है, लाजमी ही नहीं कि वो उसी बंदे में तब्दील हो जाए, और अगर सेंजी हो भी जाता है अपनी पास्ट लाइफ वाले बंदे में तब्दील तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में वो रॉबिन हुड की तरह था, यानी अमीरों की जेब काटकर गरीबों का पेट भरता था वो। आइंस्टाइन अभी भी कन्विंस नहीं होती, मगर हाइतो से जोर से हक करके बोलती है कि सेंजी की गारंटी मैं लेती हूँ, लिहाजा प्लीज उसे एक चांस दो। इसी के साथ हाइतो सेंजी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, उसको उसके घर ड्रॉप करने के लिए। अचानक से सेंजी का ध्यान उसके अपार्टमेंट रूम पर जाता है, जिसकी लाइट्स पहले से ही ऑन होती हैं। वो घबराकर अपने रूम में भागा हुआ जाता है हाइतो के साथ, मगर आगे इत्सुकी किताजुका को बैठा हुआ पाता है, जो कि उसके लिए एडल्ट मांगा लाया होता है। जिस तरह से वो आपस में इतना क्लोजली बातें कर रहे होते हैं, हाइतो उनसे पूछ ही लेती है कि आखिर वो एक दूसरे के क्या लगते हैं। किताजुका बहुत ही फ्रैंक होकर हाइतो को अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर सिर्फ नाम बताता है, इसलिए सेंजी उसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है। सेंजी बताता है कि किताजुका उसके बड़े भाई का दोस्त है। वो अपने मार्शल आर्ट्स की वजह से जाना जाता है और उसका नाम इतना मशहूर है कि वो अब एक ब्लैक एज यूनिट नाम की स्पेशल फोर्स को लीड करता है। यहाँ किताजुका बताता है कि उसे बस यहाँ वहाँ से खबर मिली है कि सेंजी ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, इसलिए वो उसे चेक करने आया था, मगर अब हाइतो को देखकर उसके डाउट्स खत्म हो गए हैं, क्योंकि उसे लगता है कि हाइतो सेंजी की गर्लफ्रेंड है और सेंजी उसके साथ गुल छड़े उड़ाने में बिजी है। सेंजी उसे बताने की कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, मगर वो कहता है कि जाओ जाओ, मैं तुम्हें सारी जिंदगी से जानता हूँ, मेरे आगे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हाइतो हैरान होती है, मगर
मगर किताजुका उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें वो और सेंजी का बड़ा भाई सेया कहीं इकट्ठे जा रहे होते हैं और सेंजी उनका पीछा कर रहा होता है, जो कि तब एक छोटा बच्चा था। किताजुका ये भी बताता है कि सारी जिंदगी सेया आगे आगे और सेंजी उसके पीछे पीछे रहा है। सेया उस पर ध्यान नहीं था देता, लेकिन हाँ मगर कभी उसे पीछे भी नहीं था छोड़ता। किताजुका सोचता है कि अगर सेया को सेंजी की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। साथ ही वो खुद इमेजिन कर लेता है कि सेया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो छोटी मोटी चीजों को अटेंशन नहीं देता, सिंस ही गॉट बिगर थिंग्स ऑन हिज प्लेट। इन्हीं बातों से हम पता लगा सकते हैं कि सेंजी सारी जिंदगी इतना अकेला और इग्नोर्ड क्यों महसूस करता आया है और वो क्यों बाकी बच्चों की तरह घुल मिल नहीं सकता। सेंजी अपनी सारी लाइफ लूजर्स की तरह फील नहीं करना चाहता, इसलिए वो वैलिडेशन के लिए किताजुका को अपना टैलेंट दिखा देता है। किताजुका को पहले ही खबर होती है कि लोग आजकल कैसे टैलेंट्स हासिल कर रहे हैं, इसलिए वो उन सब लोगों को लूजर और वीक बोलता है जो कि इस लाइफ में इतने नकारा हैं कि कुछ बनने के लिए अपनी पास्ट लाइफ का सहारा ले रहे हैं। हाइतो एकदम से गुस्से में आकर अपना टैलेंट जागृत करती है और अपनी तलवार उसके गले पर तान कर उसे उसके शब्द वापस लेने को कहती है। वो उसे गुस्से में बोलती है कि उसे नहीं पता और ना ही वो कभी रिलेट कर पाएगा कि सेंजी और उस जैसे लोग किस तरह की मुश्किलात का सामना करते आए हैं और उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस दी हैं इस जिंदगी में, जिसके बाद जाकर उन्होंने हिम्मत हार कर अपना टैलेंट जागृत किया। किताजुका हंसते हुए बोलता है कि ये सारी लेम एक्सक्यूजेस हैं, यानी फालतू बहाने हैं इस बात को डिनाई करने के कि वो लोग यूजलेस हैं इस दुनिया में। हाइतो गुस्से में आकर किताजुका पर हमला करती है, मगर वो एक ही मार्शल आर्ट्स के मूव से उसे सबड्यू कर देता है और वहाँ से चलता बनता है। मगर जाने से पहले वो सेंजी को ताना देता है कि सेया उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत डिसअपॉइंट होगा। सेंजी को अब इन चीजों की परवाह नहीं, वो बताता है कि उसने ठान लिया है कि वो अपने टैलेंट को यूज करके सेया से भी आगे निकलेगा और अपनी जान पहचान बनाएगा। अब जो ही किताजुका बाहर आता है तो उसका पूरा यूनिट और स्वॉट सोल्जर्स उसके ऑर्डर के लिए खड़े होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि अब रेड मार कर सेंजी लोगों को पकड़े क्या, यानी कि किताजुका मिशन पर आया था और सेंजी से कैच अप करने नहीं। और सोल्जर्स को देख के हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन जंगल में यही लोग थे जिन्होंने सेंजी और हाइतो को देखा था किलर क्लाउन को कत्ल करते हुए। अब किताजुका का मूड ऑफ हो चुका है, ये जानते हुए कि सेंजी ने भी टैलेंट जागृत कर लिया है, इसलिए वो अपना सारा मिशन अबॉर्ट करता है और सोल्जर्स को वापस जाने का कहता है। वहीं पर ब्लैक एज यूनिट का रिसर्चर और लीड इंजीनियर योशिकी होता है, जिसे ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो सेंजी और हाइतो को पकड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि सेंजी लोग उनकी रिटर्नर्स के ऊपर की जाने वाली रिसर्च के लिए बहुत ही बढ़िया सैंपल्स बनते हैं। दूसरी तरफ हाइतो बहुत बुरा फील कर रही होती है किताजुका से हार खाकर। वो सेंजी को फाइनली अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वो एक ऑर्फन थी जिसे सारे बच्चे ऑर्फनेज में छेड़ा करते थे बिकॉज शी हैड सफेद बाल और सफेद आंखें। वो इतना रोया करती थी और विश करती थी कि वो उन सब बच्चों से बदला ले सके, मगर वो बहुत ही वीक और डरपोक थी। और फिर एक दिन एक पास ही के केंडो डोजो के ओनर ने उसकी रोने की आवाजें सुनी और उसे चुप कराने आया। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वो हाइतो को अडॉप्ट करेगा। हाँ, मगर उसकी कम्युनिटी के लोग उसके खिलाफ जाते हैं। फिर भी वो हाइतो को अडॉप्ट करता है और अपनी बेटियों की तरह बड़ा करता है। साथ ही वो उसका टीचर भी बनता है, जो कि बहुत ही प्यार और डिसिप्लिन के साथ हाइतो को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाता है। टाइम के साथ साथ हाइतो को लगने लगता है कि वो बहुत ही बेकार फाइटर है और वो अपने पिता को कभी भी प्राउड नहीं फील करवा पाएगी। इसी क्राइसिस के दौरान उसे ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में पता चला। ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन वो चाकू है जिससे लोग अपना गला काटकर पास्ट लाइफ का टैलेंट एक्वायर करते हैं। अब ये मालूम पड़ने के बाद हाइतो बहुत ही मेहनत करके ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन ढूंढकर अपना गला काट लेती है बचपन में ही और मुशाशी की स्किल्स हासिल कर लेती है। वो अपनी स्किल्स को शो ऑफ करने के लिए अपने पिता से लड़ाई करती है, जिसके दौरान वो उसकी गर्दन काट देती है और उसको कत्ल कर देती है। उस डोजो की कम्युनिटी के लोग उसे वहाँ से निकाल देते हैं और डोजो पक्का पक्का बंद कर देते हैं। इसलिए अब हाइतो ने अपना मिशन बना लिया है कि वो अपनी बेस्ट वर्जन बनकर वापस जाएगी और अपने पिता का डोजो वापस खोलेगी और उसे रन भी करेगी। इसलिए उसे एक कंप्लीट रिटर्नर बनना होगा। दूसरी तरफ हमें किताजुका और योशिकी ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। किताजुका की कंप्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। यहाँ वो एक बहुत ही सीरियस और मैच्योर आदमी नजर आता है। हमें पता चलता है कि वो सेंजी के साथ फ्रेंडली बनने का नाटक कर रहा था अपने मिशन की वजह से, जबकि अंदर से वो बहुत ऑकवर्ड हो रहा था और अंदर से विश कर रहा था कि काश उनका ये रियूनियन कभी भी ना हुआ होता, क्योंकि वो सेंजी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। सीन्स वापस सेंजी की तरफ लौटते हैं, जिसे नोएमेन और हाइतो कंप्लीट रिटर्नर का कॉन्सेप्ट समझाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सेंजी और हाइतो को छोड़कर फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट्स के सारे मेंबर्स कंप्लीट रिटर्नर्स हैं, यानी कि वो अपनी पास्ट लाइफ में पूरी तरह ढल चुके हैं और उनका टैलेंट एकदम परमानेंट है, जबकि हाइतो लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए उनका टैलेंट मिलता है, जिसके बाद वो लोग नॉर्मल लोग बन जाते हैं। और आज भी वो टैलेंट जागृत करने के बावजूद सेंजी और हाइतो ही हैं, रॉबिन हुड और मुशाशी नहीं। उसी रात सेंजी हाइतो
हाइतो को कुछ ट्रिक्स बताता है जो कि वो अपनी नई बाजू से काट सकता है, जो कि उसे टैलेंट के तौर पर मिली है। हाइतो पहले उसकी तारीफ करती है और उसे इनकरेज करती है ये सब करते रहने के लिए, मगर अचानक ही वो सेंजी को दीवार के साथ लगाकर पूछती है कि उसने अभी तक उसका टैलेंट क्यों नहीं चुराया, क्या उसका टैलेंट इतना गुड इनफ नहीं है। इसी के साथ वो ठान लेती है कि वो इतनी मेहनत करेगी और ऐसा टैलेंट एक्वायर करेगी कि सेंजी उसका टैलेंट देखकर जेलस हो जाए और उसे चुराने पर मजबूर हो जाए। सेंजी भी वादा करता है कि वो दूसरों के टैलेंट चोरी करके इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हाइतो के खिलाफ लड़ता रहेगा और उसका टैलेंट कभी भी नहीं चोरी करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।